हमारी लूसेंट की वीडियो में। लूसेंट की वीडियो में हम शुरू करने वाले अपना आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप अपनी लूसेंट की बुक रखो और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो बताए जाएंगे, उन्हें आप काउंट करते हुए चलना और लिखते हुए चलना। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, या जो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है। देखो टॉपिक हमारा आधुनिक भारत है, जो शुरू हो चुका है, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और ये हमारा उत्तरकालीन मुगल सम्राटों से संबंधित होगा। सही है। उत्तरकालीन मुगल या उत्तरी मुगल वो मुगल थे जो औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठे थे। सही है, याद रखना। अब जो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है, उत्तराधिकार युद्ध में जो उत्तरी मुगल के शासक थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उसमें गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो याद रखना कि बहादुर शाह जो था, ये बहादुर शाह के नाम से औरंगजेब के बाद 1707 में गद्दी पर बैठा था। तो बहादुर शाह का जो वास्तविक नाम था, तो इसका वास्तविक नाम याद रखना, इसका वास्तविक नाम क्या था? मुआज्जम इसका वास्तविक नाम था। उसके बाद नेक्स्ट बहादुर शाह के बारे में जो अन्य फैक्ट हैं जो लूसेंट में नहीं दिए गए, आपको याद रखना है। याद रखना है कि बहादुर शाह ने ही साहू नामक मराठा को छोड़ा था, जिसने 1707 में बाहर आने के बाद खेड़ा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो याद रखना, ताराबाई के साथ। ठीक है, तो ये 1707 की ही घटना है कि अगर पूछा जाए खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1707 में। ठीक है, क्योंकि साहू को ये जो हमारा बहादुर शाह जफर प्रथम है, ये छोड़ देता है, क्योंकि साहू को कैद कर लेता है कौन? औरंगजेब। तो जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो ये बहादुर शाह जफर साहू को छोड़ देता है। साहू को कैद कहां करके रखा था? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश में कैद करके रखा था। सही है, साहू बाहर आता है, अपनी चाची से अपना साम्राज्य मांगता है, ये देने से इनकार कर देती है, तो एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे बोलते हैं खेड़ा का युद्ध। सही है, तो ये 1707 की दो घटनाएं हो गई। याद रखना कि एक तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ। उसके बाद ये भी याद रखना कि उत्तरी मुगल का जो प्रारंभ हुआ है, कब से हुआ है? 1707 में। इससे अलग जो 1707 है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, वो भी 1707 ही है। तो 1707 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे इतिहास में, याद रखना। अब आपको जो याद रखना है मेन चीज, कि औरंगजेब की जिस समय मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुछ जो राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, उन राज्यों के बारे में दिया गया है और उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो याद रखना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, उन्हीं राज्यों के संस्थापक दिए गए हैं। सही है, तो याद रखना, पहला अवध, जिसे लखनऊ बोलते हैं, इसके जो हमारे संस्थापक है शहादत खां है। उसके बाद हैदराबाद के चिनकिलिज खां, नाम याद रखना इनका, खां लिखा है चिनकिलिज खां, या निजामुल मुल्क आसफ जहां। ठीक है, उसके बाद रुहेलखंड के बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल के मुर्शिद कुली खां है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखना कि बंगाल के कौन थे? मुर्शिद कुली खां। और ये औरंगजेब के समय दीवान के पद पर थे। ठीक है, याद रखना। तो बंगाल के कौन है? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद कर्नाटक के संस्थापक सादुल्ला खां। उसके बाद भरतपुर के चूरामन एवं बदन सिंह। सही है, तो कुछ राज्य थे हमारे जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, आप अपना काउंट करते हुए चलना। पहला जो पॉइंट दिया गया है नोट में दिया गया है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का जो असली नाम था, याद रखना, मीर मोहम्मद अमीन था। सही है, ये चीजें याद रखना। अब देख लेते हैं हम जो दिया गया हमारे बहादुर शाह का। देखो इसका वास्तविक नाम दे दिया, इसका वास्तविक नाम क्या है? मुआज्जम इसका वास्तविक नाम। उसके बाद जो दिया है, बहादुर शाह को शाह ए खबर या बंदा ए बेखबर। याद रखना, एक तो शाह ए बेखबर या बंदा ए बेखबर उपनाम से भी पुकारा जाता था। उसके बाद जो दिया गया है नेक्स्ट, इसके बाद गद्दी पर आता है जहांदर शाह। जहांदर शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक एक वैश्य के हस्तक्षेप करने के आदेश दे रखा, अर्थात इसके समय एक वैश्य थी, नाम याद रखना, लाल कुमारी वैश्य, जो इसके समय
अपने प्रशासन या इसके प्रशासन में हस्तक्षेप करती रहती थी। जहांदर शाह के बारे में जो मेन चीज याद रखनी कि जहांदर शाह को क्या बोला जाता है, इसे लंपट मूर्ख बोला जाता है। लंपट मूर्ख अर्थात पूरी तरह से मूर्ख था, कोई इसमें अच्छे होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो इसे क्या बोलते हैं, जहांदर शाह को याद रखना लंपट मूर्ख। इससे अलग का जो फैक्ट आपको याद रखना है जहांदर शाह के बारे में कि इस जहांदर शाह ने आमेर के राजा, आमेर याद रखना जयपुर का नाम है, आमेर के राजा सवाई जयसिंह को एक उपाधि दी थी, पूछी जाती है उपाधि कौन सी, मिर्जा की उपाधि। कौन सी उपाधि, मिर्जा की। किसने दी थी, जहादर शाह ने। जहादर शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, जबकि एक और राजा थे, उनका नाम याद रखना, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने, जहांदर शाह, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो लाल कुमारी वैश्य के नाम कारण ये अपना चर्चाओं में रहता था। तो इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो याद रखना जहांदर शाह के बारे में जो चीजें दी गई हैं, इसके द्वारा दी गई उपाधि। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, मुगल इतिहास में सैयद बंधु जो दिए गए हैं, हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता अर्थात किंग मेकर मतलब राजा बनाने वाले, ये भारतीय गुट के थे। याद रखना कि सैयद बंधु किस गुट के थे, तो ये भारतीय गुट के थे। ये दोनों भाई, अपनी इनकी खुद की एक सेना होती थी, ये जिस भी राजा की तरफ से लड़ते थे उस राजा को जिता देते थे। इसी कारण सैयद बंधुओं को शासक निर्माता अर्थात शासक बनाने वाला भारतीय इतिहास में बोला गया है। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है, याद रखना किंग मेकर बोला गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखो जहांदर शाह के बारे में देखा, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता था। उसके बाद नेक्स्ट अगला शासक आया है, बहुत कायर शासक था, इसी कारण इसके नाम दिए गए हैं। इसमें जो दिया गया है, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर शासक कहा गया है, क्योंकि ये इतना कायर था कि ये गद्दी पर भी स्वयं नहीं बैठ पाया था। किसके सहयोग से बना था, तो याद रखना ये सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना था। तो सैयद बंधुओं के सहयोग से कौन शासक बना था, याद रखना टोटल तो 3 है, लेकिन इसमें पहला जो दिया गया है फर्रुखसियर है, इसी कारण से घृणित कायर कहते हैं। और इसके समय 1717 का फरमान आता है। याद रखना फर्रुखसियर को भारतीय इतिहास में क्यों याद किया जाता है, तो याद रखना 1717 के फरमान के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इसने अंग्रेजों को कर मुक्त कर दिया था और अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार दिया था। ठीक है, तो याद रखना 1717 के फरमान के लिए कौन याद किया जाता है, तो फर्रुखसियर। घृणित कायर कौन है, फर्रुखसियर। अंग्रेजों को कर मुक्त किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना फर्रुखसियर, और इसी ने अंग्रेजों को सिक्के ढालने की अनुमति दी थी। उस ये जो फर्रुखसियर है किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा था, सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। और ये भी याद रखना कि सैयद बंधु ने किस मुगल शासक को मारा था, तो ये भी हो जाएगा फर्रुखसियर ही। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, देखो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह, ये अगला है, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। देखो इससे पहले जो दिया गया है ये फर्रुखसियर के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में जितनी चीजें बताई हैं वो आप याद रखना है। उसके बाद फर्रुखसियर के बारे में और जो चीजें आपको याद रखनी है कि बंदा बहादुर जो सिखों का नेतृत्व करता था, उसे किसने मरवाया था, तो याद रखना फर्रुखसियर द्वारा ही मरवाया गया था। सही है, इसके बारे में याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट है सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया है। ठीक है, एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। अब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जो आपको याद रखना है कि इसका वास्तविक नाम क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम याद रखना, इसका वास्तविक नाम है रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या है, रोशन अख्तर। ठीक है, एक तो याद रखना इसने संगीत को सर्वाधिक बढ़ावा दिया है। मुगल काल में सर्वाधिक संगीत को किसने बढ़ावा दिया है, तो याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद जो आपको याद रखना कि
उर्दू को सर्वाधिक बढ़ावा किस मुगल शासक ने दिया था? तो ये भी याद रखना, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा दिया गया था। संगीत का विकास मोहम्मद शाह रंगीला। वास्तविक नाम रोशन अख्तर। उसके बाद नेक्स्ट इसी के बारे में जो आपको याद रखना, रंगीला के बारे में जो फैक्ट याद रखना कि मराठों ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था और मुगलों को भोपाल के युद्ध में हराया था, ठीक है, तो उस समय मुगल शासक कौन था? वो भी मोहम्मद शाह रंगीला था। पूछा जाए मराठों ने कब आक्रमण किया था, तो 1737 में मराठे दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, ठीक है। और ये पूछा जाता है भोपाल का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? कहना मुगल सेना और मराठों के मध्य हुआ था भोपाल का युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन चीज आपको याद रखनी है मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, इसके बारे में जो पूछा जाता है कि ईरान के शासक नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1739 में। क्लियर? इतनी चीजें याद रखना। और नादिर शाह ने मुगल सेना को कौन से युद्ध में? करनाल के युद्ध में हराया था, ठीक है। तो नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण करता है उससे मुगल शासक कौन होता है? मोहम्मद शाह रंगीला होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, और इसके बारे में जो नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखनी है रंगीला के बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, कि इसने 1720 में भारत में हमेशा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर वो कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि क्या जजिया कर था, ठीक है। तो भारत में जजिया कर हमेशा के लिए किसने हटाया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। कब हटाया था? 1720 में। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु की हत्या किसके शासनकाल में हुई थी? वो भी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुई थी। क्लियर है? अब मोहम्मद शाह रंगीला से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, इसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आते हमारे वनडे एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया पॉइंट है, ये हम पढ़ चुके हैं। अनेक ख्यालों की रचना, संगीत को बढ़ावा, उर्दू को बढ़ावा, सब चीजें याद रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया है, तुर्रानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु में हुसैन अली की हत्या कर दी थी। सही है, याद रखना। आगे देखते हैं लिखा, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। तो याद रखना, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हैदराबाद का संस्थापक कौन है? चिनकिलिज खां है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। नोट में जो भी पॉइंट होंगे बहुत इंपोर्टेंट होंगे। देखो नोट में जो दिया गया है, हैदराबाद की स्थापना तुर्रानियों द्वारा, जबकि अवध मतलब लखनऊ की किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा की गई थी। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारा पॉइंट दिया गया है, ईरान जिसे फारस बोलते हैं, ईरान के सम्राट या गया नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। और नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो ये जो आपका इसका सेनापति कौन था? तो याद रखना अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो याद रखना जो आक्रमण करता है उस समय कौन था? ईरान का जो शासक था। तो ईरान का शासक तो नादिर शाह था, लेकिन उसका सेनापति का नाम पूछा जाता है अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि ये आगे पानीपत का युद्ध करेगा। पानीपत का युद्ध कौन करता है? तो यही करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। देखो नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्तोताज जो सिंहासन था, तख्तोताज तथा कोहिनूर हीरो को लेकर वापस फारस गया था, ठीक है। तो तख्तोताज पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक पूछा जाता है तो याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला। अगर पूछा जाए तख्तोताज किसके द्वारा बनाया गया था तो ये लिखा हुआ है शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और किस व्यक्ति से बनवाया था तख्तोताज? तो याद रखना उसका नाम बेबादल, ठीक है। तो मयूर सिंहासन जो तख्तोताज किसके द्वारा बनाया गया था? बेबादल द्वारा। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसके समय चला जाता है? तो याद रखना
मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम शासक है जो तख्तो-ताज पर बैठता है। असल में पूरा तख्तो-ताज नहीं जाता, उसमें से बस हीरा निकाल के ले जाता है, ये लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया है, तख्तो-ताज मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ये, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है नेक्स्ट। अब दिया गया हमारा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाह आलम द्वितीय ये है कि उत्तरी मुगल में, जो औरंगजेब के बाद जितनी मुगल शासक आए हैं, उत्तरी मुगल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? शाह आलम द्वितीय का है। पूछा जाता है कितने वर्ष, तो याद रखना 47 वर्षों तक शाह आलम द्वितीय, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। जबकि शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम है, इसका नाम याद रखना अली गौहर शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में जो दिया गया है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, सन याद रखना 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब कब्जा किया? 1803, किसके शासनकाल में? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको देखना है, जो दिया गया हमारा, अब इसमें दिया गया हमारा पानीपत का तीर्थ युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1761 में पानीपत का तीर्थ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठे एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी, ठीक है। तो पानीपत के युद्ध के बारे में याद रखना कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तीर्थ युद्ध है 1761 में, किसके बीच? मराठे और अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का सेनापति था, ठीक है, इनके बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। अब याद रखना पानीपत के युद्ध का कारण क्या था, तो याद रखना कि ये जो है अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के जैसा ही दिल्ली को लूटना चाहता था, जबकि मराठे दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। इस कारण कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का तीर्थ युद्ध हुआ था। पानीपत के तीर्थ युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे तो दे रखा है कि अहमद शाह अब्दाली था, मराठों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना ये था बालाजी बाजीराव द्वारा, ठीक है। मराठों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बालाजी बाजीराव द्वारा किया गया था। और ये जो है आपका बालाजी बाजीराव, इसके दो प्रमुख सेनापति थे जो युद्ध में मारे गए थे। तो याद रखना सेनापतियों के नाम पूछे गए हैं कि पानीपत के तीर्थ युद्ध में सेनापति कौन थे, तो याद रखना सदाशिवराव और विश्वासराव। सदाशिव भाव और विश्वासराव सेनापति थे जो मराठों की ओर से लड़े थे, जबकि मेन नेतृत्व करने वाला कौन था? बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव इस युद्ध के बाद मारा जाता है। और याद रखना कि मराठे या पानीपत के तीर्थ युद्ध के बाद मराठा गद्दी पर कौन बैठता? तो उसका नाम है माधवराव, ठीक है। माधवराव पानीपत के तीर्थ युद्ध के बाद मराठों की गद्दी पर बैठता है, क्योंकि बालाजी बाजीराव मर जाते हैं, सदमे में मर जाते हैं, युद्ध में नहीं मरते। युद्ध में तो ये मरते हैं जो सेनापति थे, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो अगर ये पूछा जाए कि पानीपत के तीर्थ युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत का कारण क्या था, अर्थात अहमद शाह अब्दाली जीतने का कारण क्या था, तो याद रखना कि अहमद शाह अब्दाली का कुछ भारतीय शासक दे रहे थे, जैसे एक अवध के शासक थे जो अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे थे, उनका नाम क्या था? सुजाऊ दौला, ठीक है। अवध के नवाब सुजाऊ दौला थे जिसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था पानीपत के तीर्थ युद्ध में। उसके बाद नेक्स्ट एक थे आपके बुंदेलखंड के शासक, इनका नाम याद रखना और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है इससे, नजीब उद दौला, ठीक है, नाम याद रखना नजीब उद दौला। और पानीपत के तीर्थ युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली नजीब उद दौला को क्या दे देता है? तो दिल्ली दे देता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत के तीर्थ युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली किसे सौंपी थी, तो याद रखना जो बुंदेलखंड के शासक थे, नाम क्या है? नजीब उद दौला को दिल्ली सौंप दी थी। और ये दोनों व्यक्ति विश्वासघात कर देते हैं, नजीब उद दौला और सुजाऊ दौला दोनों, एक अवध का था एक बुंदेलखंड का था, दोनों याद रखना। तो ये पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि पानीपत
के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध के समय मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय, जो हमारा चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बारे में जो अन्य चीजें हैं ये पढ़ रहे हैं कि इसके समय 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। उससे अलग के जो क्वेश्चन बनते हैं इससे कि शाह आलम द्वितीय जो व्यक्ति है ये एकमात्र ऐसा मुगल शासक है जो अंग्रेजों का और मराठों का पेंशन भोगी रहा है। अंग्रेजों और मराठों का पेंशन भोगी बनने वाला मुगल शासक, तो याद रखना शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय से कौन सी संधि होती है, तो याद रखना कि बक्सर के युद्ध में जो पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, जो बक्सर के युद्ध में पहली संधि होती है, ये किस किस के बीच होती है, तो याद रखना एक तो ये है शाह आलम द्वितीय और दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों की ओर से। आगे आएगा बक्सर का युद्ध तब पढ़ेंगे हम, तो याद रखना कि बक्सर की जो हमारी बक्सर के युद्ध में जो पहली संधि होती है, कौन सी संधि है, नाम क्या है इसका, इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर के युद्ध में जो इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, वो किस किस के बीच होती है, तो याद रखना शाह आलम द्वितीय और जो ब्रिटिश शासक था उसका नाम था आपका रॉबर्ट क्लाइव, इनके मध्य होती है। सही है, तो इससे शाह आलम द्वितीय से इतने क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जो हमारा दिया गया पॉइंट है। सही है, नेक्स्ट दिया गया है गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो 1806 में शाह आलम द्वितीय मारा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा बहादुर शाह द्वितीय, अर्थात अंतिम मुगल शासक है जिसका बहादुर शाह जफर वास्तविक नाम है। ठीक है, इनके बीच में एक व्यक्ति और आता है, अभी हम देखेंगे कि ये जो आता है अकबर द्वितीय, एक शासक आता है, एक अकबर तो पहले था, एक अकबर द्वितीय आता है। ठीक है, ये अकबर द्वितीय का जो कार्य है आपको याद रखना कि ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन लेने और जो पेंशन का जो विवाद था इसके लिए कहा भेजा था, इंग्लैंड भेजा था, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें दिया होने का लूसेंट में आप लिख लेना, इससे बस इतना ही बनता है अकबर द्वितीय से। अब देखते हैं जो अंतिम शासक दिया गया है। देखो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर नाम से, अर्थात ये जफर नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट था। हाँ सही है, अंतिम मुगल सम्राट था, कोई वो नहीं। आगे दिया गया है 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और कहां भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। लेकिन इसमें जो कुछ चीजें आपको याद रखना कि एक तो याद रखना कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में भारत का सम्राट कौन था, तो याद रखना 1857 क्रांति में भारत का सम्राट हमारा बहादुर शाह जफर ही था। सही है, उसके बाद नेक्स्ट इससे अलग की जो चीजें याद रखनी, इसे देखा कि बंदी बना लिया गया था। हाँ, बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था, लेकिन बंदी कहां से बनाया था, तो याद रखना इसे बंदी बनाया था हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, कहां से गिरफ्तार किया था, हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया था। और कहां भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। और रंगून में ही 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना 1872 में बहादुर शाह जफर मर जाते हैं। ये पूछा गया है कि अंतिम मुगल शासक की मृत्यु कब हुई थी, 1862, कहां, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, अब इनके बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में जो कुछ चीजें आती है कि इनके बारे में याद रखना कि एक तो इनके दरबार में मिर्जा गालिब रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे, इनका नाम याद रखना, मिर्जा गालिब रहते थे। मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहते थे, बहादुर शाह जफर के। मिर्जा गालिब इन्हें शायरी सुनाते रहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया हमारा पॉइंट आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफर को क्या बोला जाता है, बिना साम्राज्य का सम्राट। अर्थात इनका कोई साम्राज्य नहीं बचा था, ये आपके सीमित हो गए थे कहां तक, सिर्फ लाल किले तक। तो बिना साम्राज्य का सम्राट किसे बोला जाता है, बहादुर शाह जफर को। और
बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह किसे बोला जाता है? ये भी आपके बहादुर शाह जफर को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको चीज याद रखनी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? 1862 में। कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। उससे अलग की जो आपको चीजें याद रखनी कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में, कब? 1858 में मुगल जो पद था उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय इतिहास में मुगल पद कब समाप्त किया था? तो याद रखना 1858 में। उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? तो नाम याद रखना, कैनिंग द्वारा, क्योंकि 1857 क्रांति में भी यही था गवर्नर जनरल। और जो मुगल पद किसके द्वारा खत्म होता है? तो लॉर्ड कैनिंग मुगल पद समाप्त कर देता है। अंतिम मुगल के बारे में बहादुर शाह जफर, बिना ताज का बादशाह, बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो चीजें दी गई थी। ये पूछा जाता है कि ये जफर नाम क्यों था? तो जफर नाम से ये अपना शायरी करते रहते थे, ये बड़े शायर थे। उससे आगे जो दिया गया है, लाल किला स्थित, पूछा जाता है कि हीरा महल बहादुर शाह जफर द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद आगे दिया गया है हयात बख्श बाग, लाल किला दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार याद रख, लाल किले दिल्ली में ही स्थित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हमारा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद से ही बना हुआ, अहमद शाह अहमद खां। ठीक है, याद रखना। अब मेन चीज जो है इसमें, एक तो याद रखना कि नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। ये भी नादिर शाह की जैसा भारत को या दिल्ली को लूटना चाहता था, इसी कारण ये पानीपत का तीसरा युद्ध करता है। ठीक है, इसने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए हैं? 8 आक्रमण किए हैं। अगर ये पूछा जाए कि अहमद शाह अब्दाली ने सर्वाधिक आक्रमण किसके समय किए हैं, तो याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला के समय किए। कितने? 3 आक्रमण किए। टोटल कितने हैं? 8। सर्वाधिक किसके समय किए? तो याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला के समय किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो अब हमारा पॉइंट दिया गया है। इसमें हमारा पॉइंट दिया गया है कि 38वां पॉइंट है हमारा, भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब बताया आपसे कि यूरोप कंपनी के बारे में जो चीजें पढ़ेंगे कि जिस समय यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी, कौन सा वंश था? तो याद रखना लोदी वंश था। ठीक है, और जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हम, वास्को डी गामा। ठीक है, पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए कि वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया? तो याद रखना गैब्रियल जहाज से वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कितनी बार आया था? तो याद रखना 3 बार आया था। और ये जो दिया गया है कि वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर आया था? तो कालीकट तट पर एक बंदरगाह था, उसका नाम याद रखना कप्पक डाबू। कौन सा बंदरगाह था? तो वास्को डी गामा जो कालीकट स्थित कौन से बंदरगाह पर आया था? कालीकट स्थित, ठीक है, कप्पक डाबू बंदरगाह पर आया था। किस जहाज से आया था? गैब्रियल। कितनी बार आया? 3 बार। अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला है, पढ़ेंगे हम विस्तार पूर्वक भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।